हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। आपका पॉलिटी के अंदर ये एक टॉपिक आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इससे हमें क्वेश्चंस ऑलमोस्ट देखने को मिलते ही हैं। 102 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो जेकेएसएसबी ने पोस्ट अभी पब्लिश की हैं उसमें काफी सारी पोस्ट में मैंने देखा था कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक जरूर है ही है। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी एक सजेशन रहेगी उससे कि एक बार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के जाए, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है, बड़ा बेसिक टॉपिक है। और ऐसे भी इंसान को पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारी जिंदगी में, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इस टॉपिक पे, तो इसलिए ये टॉपिक मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बारी गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ जैसे यहाँ पे सामने आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सामने काफी कुछ लिखा हुआ है और मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं वो चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जो प्रॉपर रेलिवेंट होंगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको एक बारी गो थ्रू कीजिए, उसको प्रॉपर पढ़िए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क अ डाउट और अ क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं एक मोटी मोटी कहानी में आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ इंटेलेक्चुअली, मॉरली या स्पिरिचुअली अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं एज एन सिटीजन, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए काफी ज्यादा उसके लिए नेसेसरी हैं। और दूसरी चीज जो है, ये हमेशा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि ये कौन से पार्ट में इंश्राइन है, मतलब ये किस पार्ट में आते हैं। ये पार्ट आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर जिस बच्चे को जिन्होंने पॉलिटी पहले गो थ्रू की है, जिनको थोड़ा बहुत पता है कि टोटल पार्ट शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जिसको पता है, ठीक है, हमारे टोटल हमारे यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उन 22 पार्ट्स के बीच में, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसके बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि गिरते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, और ये जो पार्ट है पार्ट 3, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा अभी यहाँ पे कि 1931 में, ठीक है, आईएनसी, अगर आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन में, जो कि सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो याद रखना, ठीक है, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा 1931। ठीक है, 1931 कराची सेशन, कराची सेशन। मैं बोल रहा हूं, एक बारी खुद अपने जब नोट्स आप थोड़े से बनाओगे तो ये सब चीजें लिख लेना। ये शायद बीच में आपको नहीं मिलेगी, जो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ वो आपको पेन डाउन करना है। ठीक है, कराची कराची सेशन में जो किसने प्रिसाइड किया था? सरदार पटेल। किसने प्रिसाइड किया था? सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल ने उसको प्रिसाइड किया था। उसमें इन्होंने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। मतलब अगर मैं एक लेमैन की भाषा में अगर ये बात बोलूं कि हम फंडामेंटल राइट्स रखेंगे, जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहां से लिए हुए हैं, इसका आइडिया जो हमने लिया है वो लिया है यूएसए से। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रख लेना, जो फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया था वो हमने लिया हुआ है यूएसए से। ओके, एक चीज मैं और बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट नाउ देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 में एक फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर दिया गया था, और नाउ इट इज अवर लीगल राइट, जिसको बोला जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। अब हमारा लीगल राइट है और वो है 300A। यहां मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा आपको एक बारी क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा। 300A, ठीक है, तो ये हमारा लीगल राइट बन गया है, लीगल राइट है अब हमारा ये। ओके, 300A हमारा लीगल राइट है।
तो ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर ये हमें याद नहीं रहते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद नहीं रहते। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक कोड बनाया था, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। EFEREC, ठीक है। तो पहले आ गया इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये कोड याद रख लेना, EFEREC, ठीक है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। और हर राइट्स के अंदर आगे, जैसे इक्वालिटी में 14 से लेके 18 तक है, तो अब हम याद कैसे करेंगे कि 14 से लेके 18 तक है? तो इसका भी एक इस तरह से लिख लेना, 42 यहां पे -1, यहां पे +1। तो पहले वाले में 5 है, ठीक है, पहले वाले में 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको एक बारी गो थ्रू, जब आप पूरा लेक्चर हम खत्म कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किस किस चीज में क्या क्या है, ठीक है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी बीच में जो हमारा 31, पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था, आर्टिकल 31 हुआ करता था, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट था हमारा, वो अब क्या बन चुका है, 300A एक लीगल राइट बन चुका है। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको अब आगे लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने लेक्चर को लेके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर चीज में हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इक्वालिटी लॉ के सामने भी, प्लेस ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ जेंडर, सेक्स, ठीक है, अबॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सॉरी अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स होने चाहिए। मतलब किसी को भी हम कोई अपनी तरफ से या स्टेट अपनी तरफ से कोई टाइटल नहीं दे सकती है अनटिल एंड अनलेस अगर वो किसी उसमें नहीं हो, आर्मी में नहीं हो जाता या कोई डॉक्टरेट ना हो, ठीक है, तो तब भी हम कोई उसको एक टाइटल दे सकते हैं। अदरवाइज हम कोई किसी को भी ऐसे उठ के स्टेट किसी को अब एक टाइटल नहीं दे सकती है, ऐसे नहीं बता सकती। जैसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, ऐसे किसी को भी टाइटल हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के बीच में ये सब चीजें आ जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को नॉर्मली बता रहा हूं, आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज, आर्टिकल वाइज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये आर्टिकल 12 टू 35 के अंदर आता है। मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल 12 टू 35 के अंदर आता है। पर मेरे लिए एग्जाम, अगर मैं एग्जाम रिलेटेड बात करूं, तो हमें 14 से लेके आर्टिकल 32 तक ही जानने हैं, और उसमें से भी जो मेन मेन है वो ही हमें देखने हैं। हमें सारे के सारे आर्टिकल्स, ऑब्वियसली 395 आर्टिकल्स हैं, उसके साथ में अगर मैं सब आर्टिकल्स भी लगा लूं तो 450 प्लस चले जाते हैं। तो सारे आर्टिकल्स तो याद नहीं हो सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, वो हमें याद रखने ही रखने हैं। एक गो थ्रू, एक सिंपल सा वो गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी हो गया। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता होगा, काफी चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहा, या काफी आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे, काफी इस पे ऊपर आजकल बहुत डिबेट होती है। तो मतलब बोलने का अधिकार जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं हम। प्लस अगर मैं बोलूं चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। जो चाइल्ड, छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनको काम करना, अगर उनसे कोई काम करवा रहा है तो दैट इज अगेंस्ट देयर फंडामेंटल राइट, ठीक है। उन बच्चों के की बात कर रहा हूं, उन बच्चों के जो फंडामेंटल राइट है वो वहां पे वायलेट हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन आप मानना चाहते हैं आप वो मान सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अपना रिलीजन मानने से।
ओके, और नेक्स्ट चलते हैं और उसके बाद जो लास्ट आ जाता है एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स भी आ जाते हैं क्योंकि हर एक को अपने जो भी सिटीजन है या कुछ भी है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये आ जाता है कि सपोज कि मुझे कोई एक फॉर्मेशन बनानी है, अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कर सकते हैं। कोई भी अगर उसके ऊपर हमें कोई पोक करता है या कोई उस चीज से हमें रोकता है, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है। माइनॉरिटीज को अपना अपने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एस्टेब्लिश करने की पूरी आजादी है, और इसके साथ में और भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। और लास्ट हम जो आ जाते हैं, हमारा जो राइट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर मैं बोलूं तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारे पूरे चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं अभी आपको जस्ट जनरली बता रहा हूं कि आगे आप लोगों को इस सिंगल एक राइट पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। नीचे मैं लिख दूंगा, अगर जो बच्चा साथ में पेन पेपर लेके बैठा हुआ है वो ये चीज लिख ले कि इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये किसने बताया था? ये बोला गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। ये बोला गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे फिर एक बार इसमें आगे चलते हैं। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 20, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू प्राइवेसी प्लस लाइफ, प्लस लाइफ, ठीक है। ये थोड़ा ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने ऐसे थोड़ा बता दिया। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आता है, तो हमेशा याद रखना आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर आता है, दैट इज राइट टू फ्रीडम। वो काफी बार बच्चे गलती करते हैं, इसको आर्टिकल 19 के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्हें लगता है कि आर्टिकल 19 भी राइट टू फ्रीडम आता है। बट इसमें एक चीज ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बट आपका जो आर्टिकल 21 है वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो काफी बार लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को एक बार याद रखना कि ये जो है वो हमेशा आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, ठीक है। और हाँ, एक ये चीज भी याद रख लेना, द राइट टू प्राइवेसी इज द न्यूएस्ट राइट अश्योर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। ये एक चीज है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम को लेके, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम को लेके, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स की बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो मैं एक बारी इसको प्रॉपर एक आप गो थ्रू कर लेना सब चीजों को। मैं आपको फीचर्स डायरेक्टली बता देता हूं जो आपका मतलब आपके काम के हैं, बिकॉज ये गो थ्रू खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक बारी प्रॉपर एक बात बताता हूं कि इसमें फीचर्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ये सबसे पहले तो जस्टिशिएबल होते हैं नेचर, ठीक है। कभी भी आपका किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर शायद अभी बताया था कि आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आर्टिकल 32 ये पावर देता है, ठीक है, कि अगर कभी भी किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तो वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, एंड अंडर आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और डायरेक्टली वहां पे जाके बोल सकता है कि मेरा एक क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या करती है, रिट्स को इशू करती है। और वो अलग अलग टाइप की रिट्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट जब क्लास में लूंगा आप लोगों की, तो रिट्स भी एक बार डिस्कस करेंगे हम उसमें। बट मैं अभी जनरली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि उसमें फिर क्या होता है कि रिट्स को आगे वो रिट्स इशू की जाती हैं कोर्ट के द्वारा, जो कि हो गया सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका हाई कोर्ट,
ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं एक और चीज बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, ठीक है। दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच मींस दे आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोर्टेलिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। अगर इसको मैं मोटे मोटे टर्म्स पे बता दूं, अगर मैं तुम्हें एक सीधी बातों में बता दूं कि अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जहां पे भी स्टेट की सिक्योरिटी की बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो फंडामेंटल राइट्स वहां पे, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं, मतलब वहां पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके, एक सेकंड में पानी पी लूं। ओके, तो वहां पे वो एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं। एक चीज और काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी का प्रोविजन, हम इमरजेंसी भी एक बारी वापस जब हम अभी पूरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे, जब पूरा लेक्चर्स में बताऊंगा, तो इमरजेंसी के का टॉपिक एक अलग से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट एक चीज समझ लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी ऐसी होती है कि जब सपोज कि हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में है, ठीक है, इन स्टेट ऑफ वॉर है, ठीक है, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हम एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे हम ले सकते हैं कि वो एक अभी इमरजेंसी का दौर चल रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी जब हो तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, पर आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल है जो ड्यूरिंग आपका इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होता। वो आर्टिकल आपका आ गया 20 एंड 21, ठीक। और इसमें कुछ और मेरे को दिख रहा है जो बताने लायक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को मिलता है, दो फॉरेनर्स को भी मिलता है, जो फॉरेनर्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके रहते हैं उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स वो भी इंश्राइन है उनके लिए, और सिटीजन्स भी हैं। बट सिटीजन्स को कुछ ज्यादा फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन एंजॉय करते हैं, जो फॉरेन सिटीजन एंजॉय नहीं कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको वहां पे वो भी लिखा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एंजॉय किए जाते हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, और अपना फॉरेनर्स के द्वारा नहीं किए जाते हैं। और भी कोई अगर मैं कोई देख लूं, तो ये आपके सारे के सारे फीचर्स हैं। इसको एक बारी गो थ्रू करना, मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप एक बारी गो थ्रू कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे बतानी, मतलब अब जरूरत लग रही है मेरे को बताने की, ठीक है। तो जो जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस बता रहा हूं। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है एग्जाम में कि कौन से राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और वो आपके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने अभी ऊपर बात कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन सिटीजन्स की बात हो रही है, इंडियन सिटीजन्स की बात हो रही है। तो इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं बट फॉरेन सिटीजन्स को नहीं मिलते। तो इन राइट्स को ज्यादा आपको डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से राइट्स हैं जो मिलते हैं। आर्टिकल 15 याद रखना, आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 29 एंड 30। एक बार वापस मेरे साथ रिपीट करेंगे, 15, 16, 19, 29 एंड 13, ठीक है। 15, 16 साथ में आ गया, ठीक है। एक 19 से 19 और 29 ऑब्वियसली 10 का गैप है, इस तरह से याद कर लेना, और 29 के साथ ही 30। ओके, तो इसको एक बारी अपने दिमाग में रखना, एक बारी डाल के रखना। वो नॉर्मली कोई इनमें से कोई भी, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इनमें से कोई भी आर्टिकल डाल के दे देगा और बोलेगा यहाँ कि बताओ कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो फॉरेनर सिटीजन्स के लिए नहीं इंश्राइन है, या फिर जो फॉरेन सिटीजन नहीं एंजॉय करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। वो वहां पे आर्टिकल 19 का भी डाल सकता है, 16 भी डाल सकता है, 15 भी डाल सकता है, 29 भी डाल सकता है, 30 भी डाल सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए ताकि आप एक राइट आंसर को मार्क कर सकें, ठीक।
उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट जितना मैंने अभी तक आप लोगों को, मेरे दोस्तों ने बता दिया है ना आपको, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस इसकी जितनी भी चल रही है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस ही है। आप कभी भी आप एक्सप्लॉइट होते हो किसी भी चीज के लिए, आपको कोई क्वेश्चन करता है जिसके लिए आप नहीं हो, कोई आपके कल्चर के ऊपर आपको रोकता है, आपकी कल्चरल एक्टिविटी से आपको रोकता है, आपको पढ़ने से रोकता है, आपको किसी रिलीजन को फॉलो करने से रोकता है, तो जहां जहां अगर ये किसी चीज को भी रोक रहा है, कोई भी आपको आपको आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर रिट्स इशू हो जाएंगी उस पर्सन के लिए, ठीक है, उसके ऊपर रिट्स इशू हो जाएंगी। ओके, तो इसको इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ दिस इज बैकबोन ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है वो बैकबोन है कंट्री के, ठीक।